हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, ये आज आपकी रियल नंबर की 3rd क्लास है। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आपने 2 क्लासेस उम्मीद है कि अच्छे से कर ली होंगी। प्यारे साथी, आपको 2 क्लासेस में सारी चीज़ें जानकारी मिली गई होगी और आपको ये भी जानकारी है कि कल लास्ट में हम लोगों ने पूर्णांक की बात की थी। तो पूर्णांक का जब डिवाइडेशन हम लोगों ने किया था तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर निकल के आए थे, धनात्मक पूर्णांक निकल के आए थे और साथ में ही ऋणात्मक पूर्णांक निकल के आए थे। तो ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट थे और जो धनात्मक पूर्णांक थे वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट थे। और बच्चे साथ में हमारे पास 0 था और 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। इतनी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो बेटा, धनात्मक पूर्णांक जो हमारे होते हैं वही हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो मैंने आपसे कहा था प्राकृत संख्याएं, तो मैंने आपसे कहा था इनको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। और प्राकृत संख्याएं हमारी होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। अगर आप देखें, आप यही पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, यही आपकी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। पॉजिटिव इंटीजर की जो बात आप करते हैं यही आपकी धनात्मक यही तो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक भी आपके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं में से हमें निकाल के देखनी होती है कि इन्हीं प्राकृत संख्याओं से ही हमारी सम संख्याएं भी निकल के आएंगी, विषम संख्याएं भी निकल के आएंगी, भाज्य संख्याएं भी निकल के आएंगी, अभाज्य संख्याएं भी निकल के आएंगी और सहभाज्य संख्याएं भी निकल के आएंगी। तो बच्चों, हमको पढ़ना है सबसे पहले सम संख्या, फिर हम लोग बेटा पढ़ेंगे विषम संख्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ये सब चीजें जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे, इतना संख्याओं का क्लासिफिकेशन है और इतना पढ़ते ही हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सम संख्या। तो मैंने सम संख्या की डेफिनेशन आपके लिए पहले से लिख ली है। मैंने लिखा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों, अगर कोई हमारे पास नंबर दिया है, कोई भी संख्या हमारे पास दी है, संख्या को 2 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 आता है। अगर हम संख्या को 2 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो रहा, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं कि संख्याएं हमारी सम संख्या हैं। अगर आप उदाहरण की बात करते हैं तो हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं 2 आपका दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। ये सारी की सारी संख्याएं जो हमारी हैं ये सम संख्याएं हैं। इतनी बात में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब यहां से मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा ये 2 लिखा हुआ है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 1। ये 4 लिखा हुआ, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2। ये 6 लिखा हुआ, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3। और ये 8 लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। आगे हमारा बच्चों 10 होगा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 एंड सो ऑन आपका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं बच्चों वो 2 का गुणज होती हैं। जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 का गुणज होती हैं। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2p रूप में लिखी जा सकती हैं। हमने कहा आपसे कि जो सम संख्याएं होती हैं उनको 2p रूप में लिखा जा सकता है। सम संख्याओं को 2p के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, मैंने कहा सम संख्याओं को 2p के रूप में लिखा जा सकता है। और जो आपके क्लास 10th में एक क्वेश्चन आता है
वो क्वेश्चन ये रहता है, यदि p एक पूर्णांक है, यदि p एक पूर्णांक है तो सम धन पूर्णांक का रूप होगा। ये क्वेश्चन क्लास 10th का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप कहेंगे यदि p एक पूर्णांक है तो सम धन पूर्णांक का रूप होगा, तो बच्चों यहाँ का उत्तर जो निकल के आएगा वो 2p रूप होगा। 2p रूप क्यों होता है? क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 होता है, 2 के गुणज में संख्याएं होती हैं यहाँ पे। अब बच्चों p यहाँ पे क्या है, तो हम कहेंगे p हमारा जो है, चूंकि यहाँ पे हमसे धन पूर्णांक की बात कर रहा है ना, तो p हमारा जो रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक बच्चों कहां से कहां तक? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब बेटा p का मान यहाँ रख लो जरा, p का मान जैसे ही आप 1 रखोगे तो 2p का मान कितना आएगा? आप कहोगे 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2 आया। 2 एक हमारी सम संख्या है, p का मान अगर आप 2 रखते हो बेटा तो 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 आएगा। अगर p का मान हम 3 रखते हैं बेटा तो 2p कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 2 गुणा में 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा यदि p हमारे पास कोई भी पूर्णांक है तो समधन पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2p का रूप होता है। बच्चों एक बात और समझने का प्रयास यहीं पे कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको उस बात को समझा दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2-2 के अंतराल में होती हैं। आपने अगर कहा 2 सम संख्या है तो 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, और यहाँ से प्लस का इनफाइनाइट तक जाएंगी। अगर बच्चों इस साइड की बात करें तो 0, इसके 2 के अंतराल में 0 भी तो होगा, और 2 के अंतराल में आएंगे तो माइनस का 2 भी तो होगा, और माइनस का 4 भी तो होगा, और -4 के पहले भी संख्याएं होती हैं। तो जो 2-2 के अंतराल में संख्याएं होती हैं ना, वो भी सम संख्याएं होती हैं, और इनमें से किसी भी संख्या को उठा ले और जो मैंने डिफिनीशन आपको बताई है उस डिफिनीशन को फॉलो कराने का प्रयास करें। सभी डिफिनीशन को फॉलो करेंगी। मैंने आपसे कहा अगर नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो संख्या हमारी सम संख्या है, और किसी भी संख्या को हम उठा के देख लेंगे तो हमारे पास सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं निकल के आएंगी, वो चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2m के रूप की होती हैं वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का अंतर 2 हो, यहां देख रहे हैं अंतर 2 ही तो रहेगा। आगे कह सकते हैं हम क्या बेटा, यहाँ पे 0 पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी को, तो आप समझ लीजिए 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। तो सम संख्या की बातें यहीं तक है। आई होप सम संख्या के विषय में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग हेडिंग डालेंगे, सम संख्या के बाद हेडिंग डालेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। बच्चों हेडिंग डालेंगे ऑड नंबर, विषम संख्या। मैंने कहा ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। बेटा इस बार हमें शेषफल जो प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। अगर बच्चों शेषफल हमारा 1 प्राप्त होता है तो संख्या हमारी जो रहेगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। संख्या हमारी जो रहेगी वो विषम संख्या कहलाएगी। तो आप कहेंगे शेषफल सर इस बार कितना मिल रहा है? सम संख्याओं में तो शेषफल आपको 0 मिल रहा था, लेकिन विषम संख्याओं में शेषफल आपको 1 मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही साथ आप देखिए कोई भी नंबर है, नंबर को 2 से अगर डिवाइड कर दे रहे, रिमाइंडर हमारा 3 1 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि हमारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। अब बेटा जो विषम संख्याएं होती हैं अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे एग्जाम्पल हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब अगर इनकी बात करें बेटा, मैंने आपसे बताया कि 2p रूप की होती है सम संख्याएं, तो आप कहेंगे विषम संख्याएं किस रूप की होंगी? तो बेटा विषम संख्याएं 2p + 1 रूप की होती हैं। विषम संख्याएं 2p + 1 रूप
की होती हैं। बेटा जो यहाँ फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, यदि P एक पूर्णांक है तो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो बच्चों आपका जवाब रहेगा कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो 2p+1 होगा। और यही बोर्ड में आपको मिलेगा क्वेश्चन। सम संख्या और विषम संख्या की क्वेश्चन की डिफिनीशन आपसे नहीं है स्कूल में पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है कि रूप क्या होगा, और चूंकि अध्यापक रूप पढ़ाता नहीं है इसलिए आप गलत करके चले जाते हैं। तो इस अंदाज में अगर थ्योरी आप पढ़ेंगे ना तो थ्योरी पोर्शन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा 2p+1। अब यहाँ p क्या रहेगा तो आप कहेंगे p जो रहेगा बेटा वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा। अब बेटा धनात्मक पूर्णांक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमसे धनात्मक पूर्णांक की ही बात कर रहा। अब यहाँ पे अगर वैल्यू निकालने की बात करें तो आप p का वैल्यू 1 रख लीजिए, आप जो मान निकालेंगे वो 2p+1 का निकल के आएगा। p के स्थान पे 1 रखिए तो 2 गुणा में 1 हो गया प्लस 1 हो गया, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 हो गया प्लस का 1 यानी कि 3 आया। तो 3 कैसी संख्या है तो आप कहेंगे विषम संख्या है। अगर p का मान आप 2 रखते हैं तो यहाँ से 2p+1 का मान कितना निकल के आएगा, 2 गुणे में 2 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 को 2 में गुणा कर दिया 4 हो गया प्लस का 1 हो गया, 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया। बेटा p का मान अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ से 2p+1 निकल के आएगा और 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3+1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा 6+1 इक्वल टू 7 होगा। जो p बराबर 3 रखने पर मान हमारे पास 7 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए 3 भी हमारे पास विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है और 7 भी विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं यदि एक p एक पूर्णांक है तो विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप हमारा 2p+1 होगा बच्चों। तो सम संख्या और विषम संख्या मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वो सम संख्या कहलाती है, और सम संख्याओं का जो रूप होता है वो 2p रूप की होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं तो मैंने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल आपका 1 प्राप्त होता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं का जो रूप होता है वो 2p+1 का रूप होता है। बच्चों यहाँ तक कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखिएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस का प्रमोट करिएगा। साथ ही में अब बेटा थर्ड चीज हमको पढ़नी है। थर्ड चीज क्या है तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी सम और विषम संख्या की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए कि सम संख्या और विषम संख्या के गुणधर्म, सम और विषम संख्याओं के गुणधर्म। हेडिंग डालिएगा सम और विषम संख्या के गुणधर्म। सम और विषम संख्या के गुणधर्म इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या में बच्चों हमने सम संख्या को जोड़ दिया। हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या में हमने सम संख्या को जोड़ दिया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी बच्चों सम संख्या ही मिलेगी, वो भी सम संख्या ही मिलेगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, 2 हमारे पास सम संख्या है, 4 भी हमारे पास सम संख्या है और जो 6 बच्चों मिली है वो भी हमारे पास सम संख्या ही है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करिए, अगर हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या में से बेटा सम संख्या को माइनस कर दीजिए। सम संख्या से सम संख्या माइनस करेंगे तब भी बच्चों आपके पास जो संख्या बचेगी वो सम संख्या होगी। हमारे पास सम संख्या 6 दी है, हमने दूसरी सम संख्या 2 ले ली है और 6 में से 2 को माइनस कर दिया है तो 4 मिला है। और 4 बेटा एक सम संख्या है, अभी आपको डिफिनेशन में बताया है। थर्ड बात देख लीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर आप बात करते हैं तो आप कहेंगे यदि सर सम संख्या है, सम संख्या में
जोड़ दिया है हमने विषम संख्या को, तब रिजल्ट सर क्या आएगा। तो मैंने कहा आप एग्जांपल देख लीजिए, 2 एक सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या है, 2 में 3 जोड़ देंगे आपको 5 आएगा। और मैंने डिफिनेशन अभी क्या बताया, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो बेटा 5 कैसी संख्या हो गई, तो आपने कहा सर 5 विषम संख्या हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, मैंने कहा सम संख्या अगर दी गई है, सम संख्या, और सम संख्या से विषम संख्या को माइनस कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहिए सर एक एग्जांपल देके समझा दीजिए। मैंने कहा सम संख्या हमारे पास बेटा 6 दे रखी है और विषम संख्या हमारे पास 3 दे रखी है। 6 में से 3 घटा दोगे आपके पास 3 आएगा, और 3 बेटा कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर अब आप ना बताइए, हमें बताने दीजिए। तो आप बताएंगे कि सर ये विषम संख्या है। अब पांचवी प्रॉपर्टी देख लीजिए बेटा, हमने कहा अगर सम संख्या दी है बेटा, सम संख्या का मल्टीप्लाई बेटा सम संख्या से कर रहे, तो सम संख्या का मल्टीप्लाई अगर सम संख्या से कर रहे तो एक एग्जांपल देखिए, 2 हमारे पास सम संख्या है, 4 भी हमारे पास सम संख्या है, 4 का 2 में गुणा किया तो 8 आया, और 8 भी हमारे पास सम संख्या है। अब बेटा लास्ट प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर हम सम संख्या हमारे पास दी गई है और सम संख्या का गुणा हम विषम संख्या से कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। तो आपने कहा 2 एक सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या है, 2 और 3 का जो गुणा होगा वो 6 आएगा, और 6 किस प्रकार की संख्या है, तो आप कहेंगे सर सम संख्या है। यहां से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, कि अगर सम संख्या को सम संख्या में जोड़ दें या सम संख्या को सम संख्या में घटा दें तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर सम संख्या में सम संख्या का गुणा कर दें या सम संख्या में विषम संख्या का गुणा कर दें तो रिजल्ट हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। तीसरी बात बच्चों, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 4 और 3 में लिखी है कि अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिल जाएगी, और सम संख्या से विषम संख्या घटाएंगे तो आपको बेटा विषम संख्या मिल जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बेटा वो अभाज्य संख्याएं पढ़नी है। अभाज्य संख्या, तो हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। तो मैंने बेटा बताया, मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा, या मैं डेफिनेशन ही आपको पहले लिखवा दे रहा हूं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने कहा जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। तो मैंने कहा, अभी आपसे मैंने 2 मिनट पहले बताया आपको कि मैं अभाज्य संख्याएं कहाँ पढ़ा रहा हूं। तो आपने कहा सर कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर के डिवाइडेशन में हम इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर्स पढ़ रहे, तो अभाज्य संख्याएं भी वहीं पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्याएं बेटा हम चेक कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। आपका ये 1 हो गया, ये बेटा 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका बेटा 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका बच्चों 9 हो गया। आप कहेंगे गोला क्यों बना दिए सर, तो अभी आप समझिएगा इस प्रकार से। मैंने कहा ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होने चाहिए,
अब बेटा आप बताइए, एक का गुणनखंड केवल कितना हो सकता है? एक ही तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये अभाज्य संख्याओं की डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। दूसरी बात बेटा क्या है, जब दो की बात करेंगे तो दो हमारा एक से डिवाइड हो जाएगा और दो से भी हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये बेटा डिफिनेशन को हमारी फॉलो कर रहा है। दो के दो गुणनखंड हो रहे ना, एक तो दो से डिवाइड हो रहा और एक से डिवाइड हो जा रहा, तो ये डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। आप तीन की तरफ चलिए तो तीन का एक गुणनखंड बेटा एक है और एक गुणनखंड बेटा आपका तीन स्वयं हो जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। दूसरी बात देखिए आगे चार की, तो चार एक से भी डिवाइड हो रहा है, दो से भी डिवाइड हो रहा बेटा और चार से भी डिवाइड हो रहा। तो हमने कहा ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते, लेकिन यहाँ पे बेटा गुणनखंड कितने हो रहे हैं? दो से ज्यादा हो रहे हैं ना, इसका मतलब बेटा ये अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए आप समझिए कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। बेटा पांच की बात कर लो तो पांच एक से भी विभाज्य है और पांच स्वयं पांच से विभाज्य है। गुणनखंड कितने हैं? तो आप कहेंगे सिर्फ दो हैं और सिर्फ दो गुणनखंड हैं, इसका मतलब पांच हमारी अभाज्य संख्या है। आप छह की बात कर लीजिए तो एक गुणनखंड तो एक हो गया, एक गुणनखंड आपका दो हो गया, एक गुणनखंड आपका तीन हो गया और एक गुणनखंड बेटा स्वयं छह होगा। तो इसके गुणनखंड दो हैं क्या? तो आप कहेंगे दो से अधिक गुणनखंड हो रहा है, दो से अधिक गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बेटा बात करिए सात की बात करते हैं तो सात का एक गुणनखंड एक हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड हमारा सात हो जाएगा। सिर्फ दो गुणनखंड हो रहे ना, और सिर्फ दो गुणनखंड हो रहे, इसका मतलब क्या है? ये सात हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। बेटा आठ की बात कर लो तो यहाँ एक हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा, दो भी गुणनखंड होगा, चार भी गुणनखंड होगा और आठ भी गुणनखंड होगा। तो जब इसके दो से अधिक गुणनखंड होगा यानी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। आगे नौ की बात कर लीजिए तो एक से डिवाइड हो जाएगा, तीन से डिवाइड हो जाएगा बेटा, नौ से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसके भी गुणनखंड बेटा दो से ज्यादा है, इसका मतलब संख्या हमारी कैसी है? तो हम कहेंगे संख्या हमारी सर अभाज्य संख्या है। तो बेटा उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको लिखा दे रहा हूं, उन की पॉइंट्स को आपको कभी भी भूलना नहीं है, इन की पॉइंट्स को कभी भी आपको भूलना नहीं है। बच्चों की पॉइंट क्या है? तो मैंने आपसे कहा, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपसे कहा बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? और बेटा सबसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सर आपने बात तो तीन लिख दी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। अब बेटा इन सब सवाल तो तीन प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन बेटा सवाल तीन है और जवाब उसका एक ही है। जवाब क्या है? तो आप कहेंगे दो। मैंने अभी आपको दिखाया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे दो है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो आप कहेंगे दो सम संख्या है, तो दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हो गई। और बेटा एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी दो ही है। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो दो के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनके दो से अधिक गुणनखंड हो रहे, और दो से अधिक गुणनखंड अगर किसी संख्या के हो रहे तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, वो संख्या भाज्य संख्या होती। तो बच्चों यहां तक की आपको बात क्लियर होगी। अब कुछ चीजें और आप समझने का प्रयास करिए यहीं पे। ये तो आपने कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो गई और एकमात्र सम अभाज्य संख्या हो गई। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। बेटा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो तीन होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो तीन होती है। और बेटा कुछ संख्याएं आपको मैं लिखा देता हूं कि कितनी होती हैं, तो आप साइड में लिख लीजिएगा कॉपी के कि 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 15 होती है। और बेटा दूसरी बात है कि 1 से लेकर 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 25 होती है।
और बेटा 1 से लेके 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका मैं एक कोड आपको दिए दे रहा हूँ, 1 to 100 का एक कोड दे रहा हूँ। बेटा मोबाइल नंबर आप रटने में तो बहुत माहिर आदमी है, मोबाइल नंबर रट लीजिए। मैंने आपको एक कोड दिया है 44 22 32 23 21। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इस 44 22 32 23 21 का मतलब क्या है, ये जो बेटा 4 पहले वाला लिखा है इसका मतलब है कि जो 1 से लेके 10 है ना, 1 से लेके 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। इस दूसरे वाले 4 का मतलब क्या है बेटा, 11 से लेके 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। आप लिख के चेक कर लीजिएगा। आगे जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है बेटा 21 से लेके 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इस 2 का मतलब है बेटा कि 31 से लेके 40 के मध्य में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इस 3 का मतलब क्या है बेटा कि 41 से लेके 50 के मध्य हमारे पास जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी वो आपका 3 होगी। इस 2 का मतलब है बेटा कि हमारे पास जो आगे यानी 51 से लेके 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी वो आपकी 2 होगी। बेटा 61 से लेके 61 से लेके 70 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वो 2 आएंगी। 71 से लेके 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्याएं आएंगी। और बेटा 81 से लेके 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं आएंगी। और बेटा 91 से लेके 100 के बीच में आप कहेंगे 1 अभाज्य संख्या आएगी। तो ये कोड है 44 22 32 23 21। इसको आप याद कर लीजिएगा और कभी आपसे पूछा जाएगा इस और इस संख्या के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो आप इस माध्यम से याद रख सकते हैं। अगर बेटा इतनी चीजें आपने पढ़ ली हैं और इस अंदाज में पढ़ लिया है तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। बच्चों अभाज्य संख्याओं के बाद हम लोग भाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों भाज्य संख्याएं। हेडिंग डालेंगे आप लोग भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। बेटा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो मैंने अभी अभाज्य संख्या की डिफिनीशन लिखाई कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब बेटा 2 गुणनखंड में आपने देखा होगा एक तो वो खुद से कट रही है और दूसरा वो 1 से कट रही है। तो हम दूसरे शब्दों में इसकी डिफिनीशन ये भी तो दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और स्वयं के साथ साथ 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब बेटा भाज्य संख्याओं के लिए हम क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बेटा भाज्य संख्याएं भी हम लोग चेक कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। और भाज्य संख्याओं को चेक करने का तरीका क्या है कि इसके गुणनखंड हमारे पास जो होने चाहिए वो बेटा कम से कम 3 होने चाहिए। 2 से अधिक कहो या 3 कह लो, या आप कह सकते हैं 2 से ज्यादा जैसे ही मिलते हैं आप भाज्य संख्या बोल देंगे। बेटा एग्जाम्पल में 1 आप रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रखिए, 4 रखिए। और अभी इन सबको हम लोग चेक कर लेते हैं। 5 रख लीजिए, 6 रखिए, 7 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 9 रख लीजिए। ये नंबर्स आपके हो गए, नंबर्स हो गए इतने। अब यहाँ पे देखिए 1 का गुणनखंड कितना होगा, सिर्फ 1 ही तो होगा। 2 के गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा और 2 होगा। अब बेटा देखो यहाँ पे कह रहा 2 से ज्यादा वाला चाहिए, तो 2 के तो कितने गुणनखंड है, सिर्फ 2 हैं। हम जानते हैं सिर्फ 2 है, इसका मतलब संख्या हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 3 की बात करिए तो इसका एक गुणनखंड तो 1 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड 3 हो जाएगा।
यहाँ भी बेटा फैक्टर कितने हो रहे हैं, सिर्फ 2 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी संख्या जो है ये भाज्य संख्या नहीं है। आगे आइए, तो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करिए बेटा, 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा, 3 से कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, 4 से कट जा रहा। तो यहाँ एक गुणनखंड तो 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड 2 हो गया और तीसरा गुणनखंड हमारा 4 हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारी संख्याएं के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। और हमको सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करनी है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। और यहाँ बच्चों देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो संख्या हमारी है ये भाज्य संख्या है। आगे देखिए, 5 की बात करिए तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारी संख्या किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे ये भाज्य संख्या नहीं। 6 की बात कर लीजिए तो ये बेटा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और बेटा ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसके गुणनखंड बेटा 2 से अधिक हो गए और 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो हम कहेंगे ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। 7 की बात करिए बेटा, 1 से डिवाइड हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर 1 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो बेटा गुणनखंड सिर्फ 2 हो रहे, इसका मतलब संख्या हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 8 की बात कर लीजिए, 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा और बच्चों 8 से डिवाइड हो रहा। अब गुणनखंड हमको चाहिए थे 2 से ज्यादा और गुणनखंड हमारे पास 2 से ज्यादा हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड का मतलब है कि संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। आगे 9 की बात कर लीजिए तो 1 हो गया बेटा, 3 हो गया और 9 हो गया। तो इसमें भी गुणनखंड 2 से ज्यादा आ रहे हैं ना, और 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे, इसका मतलब कि संख्या हमारी जो है वो भाज्य संख्या है। तो भी यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, क्या हमारे पास एक भाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। आपसे पूछा जाए 2 भाज्य संख्या है तो आप कहेंगे नहीं। आपसे कहा गया 3 भाज्य संख्या है तो आप कहेंगे नहीं। 4 को मैं नहीं मिटा रहा हूं, 6 भी भाज्य संख्या है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, और 7 भी भाज्य संख्या है, इसको भी मिटा दे रहा हूं, 8 भी भाज्य संख्या है, इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब बेटा 5 भी मैं मिटा दे रहा हूं, मैंने छोड़ा है 4 को और मैंने छोड़ा है 9 को। बेटा यहां से 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, और दूसरा पॉइंट यहीं से लिखेंगे सबसे छोटी समभाज्य संख्या। और बेटा तीसरा पॉइंट यहीं से लिख लेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। बेटा जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, आपने देखा कि 4 के पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं निकल के आई थी। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कह ली जाए या सबसे छोटी समभाज्य संख्या कह ली जाए, दोनों के उत्तर आपके आएंगे, दोनों के उत्तर जो आपके आएंगे वो 4 ही आएंगे। और बेटा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी 9 होगी। तो यहां तक की बात बच्चों आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। तो हेडिंग डालिए को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। हेडिंग डालिए बेटा को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, संख्याओं के ऐसे जोड़े, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मैसे यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों
आप देखिए संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा 1 होता है वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कह दिया, उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा बेटा 1 और 3, इनके मासा की अगर बात कर लीजिए, HCF की बात कर लीजिए, तो HCF आपका 1 आ रहा है। अगर HCF संख्याओं का 1 है तो संख्या हमारी कोप्राइम है, सहअभाज्य है। बेटा 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 3 और 5 का जो HCF है वो आपका 1 आ रहा है, और अगर HCF 1 आ रहा है इसका मतलब संख्या हमारी सहअभाज्य है। और एग्जांपल लेना चाहें तो आप कह लीजिए 2 और 3, 2 और 3 का जो HCF आएगा वो भी तो आपका 1 ही आएगा, और अगर HCF 1 आ रहा है तो आप कहेंगे संख्या आपकी जो है वो सहअभाज्य है। और एग्जांपल लेना चाहें तो आप कह लीजिए 13 और 18, 13 और 18, तो 13 और 18 भी हमारी जो संख्या है वो किस प्रकार की संख्या है, तो आप कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। तो बच्चों यहां तक की बात आज तक रखते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना रहेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपको मैं एक नए अंदाज में पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से थ्योरी करते रहिए जिससे आपके हर क्वेश्चन हल हों।